हेलो एवरीवन, बोर्ड वा में आप सभी का स्वागत है। हम हैं विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो कृपया ध्यान दीजिए बाबू, आज हम लोग वीडियो सीरीज के 20वें दिन में पहुंच चुके हैं और आप लोग खूब जोरदार तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, एकदम खुश हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं। ऐसा ही रहिए लो बाबू, हमारे की ना एग्जाम में तो गर्दा उड़ी पे करना है। तो आज हम लोग समाज विज्ञान में हिस्ट्री इतिहास का 5वां लेसन पढ़ने वाले हैं, अर्थव्यवस्था और आजीविका, और हिंदी का काव्य खंड का 8वां लेसन पढ़ने वाले हैं, एक वृक्ष की हत्या। और आज बाबू संस्कृत व्याकरण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रत्यय। मैं आपको बता दूं कि संस्कृत में प्रत्यय से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो खूब बढ़िया से ध्यान दीजिए और एक एक ऑब्जेक्टिव को ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब विज्ञान संदीप सर कि ना, आइए। और किसी का आंसर आपको पता हो तो जरूर बताइए। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सामाजिक विज्ञान इतिहास का 5वां चैप्टर अर्थव्यवस्था और आजीविका, ध्यान से देखिएगा। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1770 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? कब हुआ था? तो 1918 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? कब पारित हुआ था? तो याद रखिएगा 1881 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बाबू, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई 1907 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया था, यानी वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिएगा जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाबू, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो याद रखिएगा 1854 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? तो जेनेवा में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है बाबू, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिएगा हम्फ्री डेवी ने किया था। हम्फ्री डेवी ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी? कहाँ की गई थी? तो मुंबई में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कब की गई थी? 1854 में की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा 1995 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिए बार बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन बाबू, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जी हाँ, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिएगा जॉन के ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू, पावर लूम का आविष्कार किसने किया? पावर लूम, पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिएगा एडमंड कार्टराइट ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? ध्यान दीजिएगा, बोनस भुगतान अधिनियम, तो याद रखिएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान बना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? तो कलकत्ता में की गई थी। याद रखिएगा, तो कलकत्ता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बाबू, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन, याद रखिएगा 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया? अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा था, तो याद रखिएगा फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। किन्होंने? तो जॉन के ने। ओके, अगला क्वेश्चन है, 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो इब्राहिम रहीमतुल्लाह थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इब्राहिम रहीमतुल्लाह। ओके, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? कब की गई थी? तो 1948 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी IISCO कहाँ स्थापित किया गया? कहाँ स्थापित किया गया था? तो बर्नपुर में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर को कब खोला गया? स्वेज नहर को कब खोला गया था? तो 1869 में खोला गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? कहाँ? तो मुंबई में।
ऑप्शन नंबर ए। ये तीसरी बार क्वेश्चन आ गया, ध्यान दीजिएगा। हाँ, अलग अलग तरीके से पूछा है लेकिन याद रखिएगा। भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ है? तो मुंबई में स्थापित किया गया था। अगला है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। ऑप्शन नंबर किधर है? तो यहाँ पर है, लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेलवे और टेलीग्राम की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान हुई थी? किसके शासनकाल? तो लॉर्ड डलहौजी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला है, भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई? कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई? तो महाराष्ट्र में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हाँ, अब हिंदी, ठीक है। तो हिंदी में आज हम लोग 8वां लेसन पढ़ने वाले हैं, एक वृक्ष की हत्या, जो कि कुंवर नारायण जी द्वारा लिखा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए चलिए, तो एक वृक्ष की हत्या, ठीक है। पहला क्वेश्चन है बाबू, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? किससे बचाने की बात करता है? तो नादिरों से बचाने की बात करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुंवर नारायण कवि हैं। कुंवर जो नारायण है वो कैसे कवि हैं? तो याद रखिएगा, नगर संवेदना के कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है बाबू, दूर से ही ललकारता कौन? मैं जवाब देता दोस्त, ठीक है। पंक्ति किस पाठ की है? तो याद रखिएगा, एक वृक्ष की हत्या पाठ की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है बाबू, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाल किसकी तरह थी? किसकी तरह थी? तो राइफिल की तरह थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, चक्रव्यूह किनकी रचना है? तो कुंवर नारायण जी की रचना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से ली गई है? किस कविता संग्रह से एक वृक्ष की हत्या ली गई है? तो इन दिनों कविता संग्रह से ली गई है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यथा को अभिव्यक्त करने वाली कविता निम्न में से कौन है? तो एक वृक्ष की हत्या है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि हैं। नगर संवेदना अभी बताया गया था, कुंवर नारायण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, दूर से ही कौन ललकारता है? एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के अनुसार चिन्हित करें। कौन ललकारता है? तो वृक्ष ललकारता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? कौन रहता है? तो वृक्ष रहता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, हाँ, अब संस्कृत तो मैंने जैसा कि बोला है कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके एग्जाम के लिए, तो ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए, प्रत्यय। तो पहला क्वेश्चन है बाबू, गति। गति में कौन स्त्री प्रत्यय है? गति में कौन स्त्री प्रत्यय है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कितने प्रत्यय है। ओके, चलिए, अगला क्वेश्चन है, कत्वा। प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा? यानी कि जो कत्वा प्रत्यय है, इससे कौन सा शब्द बनेगा? कौन सा शब्द? इनमें से याद रखिएगा, कृत्वा बनेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, लब्धुम में कौन सा प्रत्यय है? जी हाँ, लब्धुम में कौन सा प्रत्यय है? तो याद रखिएगा, तुमुन प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है बाबू, अस्था जोड़ कत्वा, यानी अस्था प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? यानी इसमें से कौन सा शब्द बनेगा? तो याद रखिएगा, स्थित्व बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, शिव जोड़ अड़ से कौन सा शब्द बनेगा? शिव जोड़ अड़ से कौन सा शब्द बनेगा? तो याद रखिएगा, सैवह बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला है, लघिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लघिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इमनिच प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पठ जोड़ तव्य। पठ जोड़ तव्य के योग से कौन सा शब्द बनेगा? पठ जोड़ तव्य के योग से कौन सा? तो पठितव्य बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है बाबू, भवनियम में कौन सा कृत प्रत्यय है? ध्यान दीजिएगा, भवनियम में कौन सा कृत प्रत्यय है? तो याद रखिएगा, अनियर प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अनियर कृत प्रत्यय है। ओके, चलिए, अगला है, कोकिलह में कौन सा स्त्रीलिंग रूप बनेगा? यानी कोकिलह का स्त्रीलिंग रूप इनमें से कौन सा होगा? तो याद रखिए, कोकिला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है बाबू, विद्वस से कौन सा स्त्रीलिंग रूप बनेगा? विद्वस से स्त्रीलिंग रूप कौन सा होगा? यानी विद्वस की स्त्रीलिंग विदुषी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, रामः गच्छन् पुष्पम स्पृशति। वाक्य में गच्छन में कौन सा प्रत्यय, यानी कि यहाँ पे जो गच्छन है इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो याद रखिएगा, सत्री प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, गम जोड़ तव्यत। तव्यत से कौन सा शब्द बनेगा? यानी कि गम जोड़ तव्यत से कौन सा शब्द बनेगा? तो याद रखिएगा, गंतव्यम बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, युवती।
शब्द में कौन सी स्त्री प्रत्यय यानी कि युवती में कौन सी स्त्री प्रत्यय है, तो नीप है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गंतुम में कौन प्रत्यय है, यानी कि गंतुम में कौन सा प्रत्यय है, तो तुमुन प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है पा जोड़ अनियर के मेल से कौन सा शब्द बनेगा, यानी कि पा में अनियर जोड़ा गया है तो कौन सा शब्द बनेगा, तो याद रखिएगा पानियम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है नागरिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, नागरिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो ठक प्रत्यय है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इक आ रहा है ना, तो ठक प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है पांडव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, यानी कि पांडव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो अड़ तद्धित प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है पठ जोड़ सत्री के योग से कौन सा शब्द बनेगा, पठ जोड़ सत्री से कौन सा, तो याद रखिएगा पठन बनेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है बाबू दंडी में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, दंडी में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो याद रखिएगा नीन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डीन प्रत्यय है। ओके, चलिए अगला है देव जोड़ अड़ से कौन सा शब्द बनेगा, देव जोड़ अड़ से कौन सा शब्द बनेगा, तो देवह बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बाबू अध जोड़ कत्वा के योग से कौन सा शब्द बनेगा, यानी कि अध जोड़ कत्वा से याद रखिएगा जगदत्वा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, जगदत्वा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है रूपवान, वान आ रहा है में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो कौन सा है, तो वतुप है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वतुप में वान आता है, मतुप में मान आता है। ठीक है, चलिए अगला है वत्स का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, वत्स का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, तो याद रखिएगा वत्सा होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नदी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, नदी में कौन सा है, तो नीप है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है लघु जोड़ तल से कौन सा शब्द बनेगा, लघु जोड़ तल से लघुता शब्द बनेगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है गम जोड़ यत के योग से कौन सा शब्द बनेगा, गम जोड़ यत के योग से कौन सा शब्द बनेगा, तो याद रखिएगा गम्यम बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कुंती में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, कुंती में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो याद रखिएगा यह है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है मृग का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो बाबू याद रखिएगा मृग का स्त्रीलिंग रूप मृगी होता है, मृगा बहुत लोग टिक कर देते हैं, गलत है, मृगी होता है मृग का स्त्रीलिंग रूप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है मालिनी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, मालिनी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो नीप है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है मयूरह जोड़ अड़ में कौन सा शब्द बनेगा, यानी कि मयूरह जोड़ अड़ में कौन सा शब्द, तो याद रखिएगा मायूरह बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए हाँ अब विज्ञान है तो विज्ञान संदीप सर से पढ़िए, और प्रत्यय हम लोग रोज 30-30 करेंगे, ढेर सारे प्रश्न हैं, 5-6 दिन में इसको कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हमें संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी साइंस में जो फिजिक्स शुरू किए थे, तो फिजिक्स में अपवर्तन परिवर्तन कंप्लीट हो चुका है। तो आज की इस क्लास में हम लोग मानव नेत्र और जो रंग बिरंगा संसार वाले चैप्टर, उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे लोग, और अगले क्लास में ये चैप्टर पूरा क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। ओके, जैसे आप देख रहे हैं लिखा गया 11.1 मानव नेत्र। तो आज की इस क्लास में हम लोग 11.1 और 11.2 क्लियर करेंगे लोग, और अगले क्लास में बाकी सब कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन रख दिया यहाँ पर, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी क्या होती है, न्यूनतम दूरी क्या होती है, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, सिटी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, कैसा लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस पाया जाता है। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, टिक करेंगे। आंख का व्यवहार होता है अवतल दर्पण की तरह, गलत, उत्तल लेंस की तरह, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, ध्यान देंगे। तो पुतली की साइज को कौन नियंत्रित करता है, परितारिका करता है, इसको आइरिस बोलते हैं। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, एक स्वस्थ आंख की दूरबिंदु होती है, तो दूरबिंदु कहाँ होता है, अनंत पे होता है। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, टिक कर देंगे। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है, परितारिका होता है, आइरिस होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, टिक कर देंगे। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है, तो स्थायित्व लगभग कितना होता है, 1/16 सेकंड होता है। इन ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वो है, तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र में कहाँ बनता है, दृष्टि पटल रेटिना पर बनता है। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, टिक करेंगे।
नेत्रों द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो नेत्रों द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। तो ऑप्शन दिया वास्तविक उल्टा बड़ा, तो गलत। काल्पनिक तो बनता नहीं है, काल्पनिक नहीं बनता है। वास्तविक उल्टा छोटा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, डी कर दिया। अगला क्वेश्चन, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश भाग अपवर्तन, अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन मिला था। तो नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश के अधिकांश भाग का अपवर्तन कहाँ होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पे होता है। तो ऑप्शन दिया अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पे, नेत्रोद अंतरपृष्ठ पर, दृष्टिपटल, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, इनमें से कोई नहीं। कहाँ होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पे होता है। अगला क्वेश्चन, मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। तो प्रकाश की मात्रा कैसे नियंत्रित किया जाता है? परितारिका द्वारा। तो ऑप्शन ए दिया है पक्षमाभि पेशी द्वारा, बी पुतली द्वारा, सी कॉर्निया, डी परितारिका द्वारा। अब थोड़ा ध्यान दें यहाँ पर, एनसीईआरटी किताब में पढ़ेंगे तो उसमें एक लाइन लिखा गया, क्या लिखा गया है? परितारिका पुतली के साइज को नियंत्रित करता है और पुतली प्रवेश करने वाली प्रकाश को नियंत्रित करता है। जबकि पुतली से क्या होता है? प्रकाश इंटर करता है, प्रकाश प्रवेश करता है। अभी परितारिका जो है ना, मान लीजिए क्या है? नेत्र क्या है? मान लीजिए पुतली है, इसे प्रकाश देना है। अब ये परितारिका इसे कवर करता है, तो अधिक मात्रा प्रकाश आता है, इसे कवर कर लेता है, कम आएगा तो इसे थोड़ा सा ओपन कर लेता है। तो कहने का मतलब क्या है? परितारिका ही नियंत्रित करता है। बट आपको बता दें, सजेशन दे रहे हैं, यदि एग्जाम में सवाल ऐसा आ गया और ये दोनों ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तब इसे स्किप करेंगे लोग, क्योंकि बहुत अधिक क्वेश्चन है ना। क्योंकि एनसीईआरटी किताब के आधार पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। एनसीईआरटी किताब में क्या लिखा गया है? तो लिखा गया है कि पुतली के साइज को नियंत्रित करता है परितारिका और पुतली प्रकाश को नियंत्रित करता है, ठीक है। जबकि नियंत्रण में परितारिका की भूमिका होता है, इसलिए हम सजेस्ट करेंगे ऐसे सवाल एग्जाम में क्या करना है? स्किप करना है। कब? जब ये दोनों ऑप्शन, यदि ऑप्शन में सिर्फ पुतली रहता है, परितारिका नहीं रहता, तो पुतली टिक करते हैं। ऑप्शन में पुतली परितारिका रहता है, क्या टिक करते हैं? परितारिका टिक करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करता है। लेंस की वक्रता त्रिज्या चेंज होने से फोकस चेंज होता है। तो आंख के फोकस को नियंत्रित कौन करता है? तो हम पढ़ते लोग पक्षमाभि, जिसे हम लोग सिलियरी मांसपेशी कहते हैं। तो सिलियरी मांसपेशी क्या करता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बदल कर विभिन्न दूरी पर स्थित वस्तु को आसानी से दिखाता है। इसे हम लोग समझन क्षमता कहते हैं। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, डी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, अच्छा 11.2 आ गया, दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन। चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर लिख दिया, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है, यानी निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है, उसे हम कौन दोष बोलते हैं? दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, किस दृष्टि दोष को अवतल तथा उत्तल दोनों लेंस से बनी द्विफोकसी यानी बाइफोकल लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? तो बाइफोकल लेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है? जरा दूरदृष्टि दोष में किया जाता है, जरा दृष्टि दोष में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष, तो दीर्घ दृष्टि दोष बोले या दूरदृष्टि दोष बोले, दोनों का मतलब सेम होता है। तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन लेंस का यूज किया जाता है? उत्तल लेंस का किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, बी टिक कर देंगे। दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? नजदीक दिखाई नहीं देता लेकिन दूर दिखाई देता है। तो कहाँ देख सकता है? दूर देख सकता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, बी टिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नहीं है। तो इस तरह का क्या होता है? ऐसे क्लास ओवर होता है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।